आज हम रसायन विज्ञान में पी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे। पी ब्लॉक तत्व पढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि आवर्त सारणी किस टाइप से बनी होती है। हमारी आवर्त सारणी का जो स्वरूप होता है कुछ इस टाइप से होता है। इधर वाले तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व, इधर वाले तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व और इधर वाले तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व और इस सारणी के तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व हम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आवर्त सारणी में जो इस टाइप से 7 कॉलम होते हैं, जो इस टाइप से जो 7 पंक्तियां होती हैं, इन्हें हम कहते हैं आवर्त। और इधर इधर के जो 18 कॉलम होते हैं, इन्हें हम कहते हैं वर्ग। अब बात कर लेते हैं पी ब्लॉक के तत्वों की। पी ब्लॉक के तत्वों में अब तक तुम लोगों ने बोरान परिवार और कार्बन परिवार पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। इसके बाद बात आती है नाइट्रोजन परिवार की। अब नाइट्रोजन परिवार को पढ़ने से पहले एक बार गौर करते हैं नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो नाइट्रोजन परिवार में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये 5 तत्व आते हैं। ठीक, अब इन तत्वों को याद करने का एक तरीका बताते हैं। तरीके में लिखते हैं नहीं पढ़ते ऐसे सब भाई। ठीक, अब हम सबसे पहले इनके क्रमांक याद करने की ट्रिक सीख लेते हैं। अब क्रमांक याद करें, नाइट्रोजन का क्रमांक तो बेसिकली याद हो जाता है। नाइट्रोजन का क्रमांक है 7। अब 7 में जोड़ देंगे हम 8। 8 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना? 15। अब इसके बाद जोड़ेंगे 18 तो हो जाएगा 33। अब इसमें फिर जोड़ेंगे 18। जब 18 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 8 3 11 51। और इसमें फिर जोड़ेंगे हम 32 तो हो जाएगा 83। तो इस टाइप से इनके क्रमांक हम याद कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व कहते किन्हें हैं। तो बेसिकली जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है, जब आप बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है उन्हें कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। अब इसका हम बेसिकली एग्जांपल के देख सकते हैं। नाइट्रोजन का है और नाइट्रोजन को एस ब्लॉक आप बाउ के नियम से अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? 1s2 2s2 और 2p3। तो यहाँ पे देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ गया इसका? पी में। तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो वर्ग 15 के तत्वों में अभी याद करने का तरीका बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब सबसे पहला हेडिंग आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले हमने कहा था कि आपबाउ के नियम का पालन करना होता है। आपबाउ का नियम था, उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रिक ही समझो से 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक लाइन नीचे से एक लाइन ऊपर से छोड़ देते हैं 2 3 4 5 6 7। फिर एक ऊपर एक नीचे 3 4 5 6। फिर क्या करते हैं 4 5। अब हम क्या करते हैं, इसे मानते हैं एस, ये है पी और ये है डी और ये है एफ। और इसको बनाने ऊपर से अगर मिलाएंगे तो गड़बड़ समझने में परेशानी हो सकती है, इसलिए हम नीचे से इसको मिलाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक, अब इस तरह से हम इसकी सहायता से सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो पहला है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें अधिकतम 10 और इसमें अधिकतम 14। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्रमांक है 7। तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 और 2p3। ठीक, 1s2 2s2 और 2p3। दूसरे में आता है फास्फोरस। तो फास्फोरस का इसी टाइप से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक, इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो बच्चों यही तुम्हारा होमवर्क भी आज का है कि बाकी जो तत्व बचे हैं इसकी सहायता से तुम लोग इन्हें हल करके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। राइट, ओके। अब बात आती है परमाणु आकार। तो वर्ग में
नीचे जाने पे परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार क्यों बढ़ता है? क्योंकि क्रमांक बढ़ता है और कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, इससे परमाणु का आकार बढ़ता है। तीसरा पॉइंट आता है आयन एंथैल्पी। आयन एंथैल्पी, ठीक, आयनन एंथैल्पी। अब आयनन एंथैल्पी क्या होती है? किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष से अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष से अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। माना नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का ये नाभिक है। अब नाइट्रोजन की अगर कक्षाएं बनाएंगे तो यहाँ पे ये इसका नाभिक है। नाइट्रोजन में पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 और ये हो गए 5। अब हम बता रहे आयनन एंथैल्पी में कि इस अंतिम इलेक्ट्रॉन को, अगर इस अंतिम कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जो ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, ठीक, विद्युत ऋणात्मकता। तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक एंटीमनी, फिर बिस्मथ, तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्योंकि घटती इसलिए है क्योंकि नाभिक का आकार बढ़ता है। भौतिक गुण, ठीक, भौतिक गुण में बात कर ले तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है और बाकी जो है नीचे के हैं बाकी सभी ठोस हैं, शेष ठोस हैं, ठीक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इनका स्वरूप कैसा है। तो देखा जाए नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये आते हैं अधातु में, एंटीमनी और आर्सेनिक आते हैं उपधातु में और बिस्मथ आता है धातु में, ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके गलनांक की। तो जब ऊपर से आते हैं नाइट्रोजन से, जब नाइट्रोजन से हम आर्सेनिक तक जाते हैं तो इनका गलनांक जो होता है घटता है। जब नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक आते हैं तो इनका गलनांक घटता है और फिर आगे बढ़ जाता है, ठीक। अब इसके बाद पी ब्लॉक में थोड़ा इतना ही। अब इसके बाद हम इसमें कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, उनको नोट कर लो और एक कमेंट बॉक्स में हमें उनके आंसर लिख के भेजो, ठीक। NH3 प्रबल क्षार क्यों है? नाइट्रोजन अक्रिय गैस है जबकि फास्फोरस क्रियाशील होता है। R3P का अस्तित्व है जबकि R3NO का अस्तित्व नहीं है। इनके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। हम नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे।